तीन जादुई चक्की। चिंकी अभी सिर्फ 4 साल की थी कि अचानक उसके सर से माता पिता का साया छिन गया। उस हादसे ने भागीरथी के होश उड़ा दिए। क्यों भगवान, आखिर किस जन्म का बैर निकाला है? क्या हासिल हो गया तुझे मेरे हंसते खेलते परिवार को क्षणभंगुर बनाकर? भागीरथी के बूढ़े आंखों से बहते हुए आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। 4 साल की चिंकी बस बिलखे जा रही थी। परिवार बिखरने के गम ने भागीरथी को अंधेरे में धकेल दिया। मगर एक सच ये भी था कि किसी के चले जाने से जीवन कहाँ रुकती है। मैं किसी भी कीमत पर अपने पोती के माथे पर अनाथपन का ठप्पा नहीं लगने दूंगी। अब अपनी पोती के पेट पालने की जिम्मेदारी मेरे कंधे पर है। मुझे मेहनत करनी होगी। भागीरथी ने कभी मेहनत से भागना नहीं सीखा था, इसलिए पोती का पेट पालने के लिए वो ऊंचे घरों में जूठे बर्तन धोने का काम करने लगी। वक्त बीतता गया, देखते ही देखते चिंकी 10 साल की हो गई। चिंकी बेटी, अंदर से दरवाजा बंद कर लो, मैं जा रही हूँ। दादी माँ, आज तो महीने का आखिरी दिन है ना? आज आपको पगार मिलेगी ना? तो मेरे लिए रबड़ी जलेबी जरूर लाना। ठीक है मेरी प्यारी पोती, ले आऊंगी। भागीरथी अपनी पोती की हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहती थी, मगर जब आमदनी ही अठन्नी हो तो पेट पालने में ही सैकड़ों विपत्तियां आन पड़ती है। भागीरथी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। बड़ी मेहनत के बाद भी उसे महीनों का मेहनताना मुश्किल से 1000 रुपए मिलता था, जिस कारण उसके मन के अरमान मन में दबकर रह जाते थे। भागीरथी जहाँ काम करती थी वो अफसर का घर था। बावजूद इसके वो बेहद ही कंजूस किस्म के इंसान थे। जल्दी जल्दी बर्तन मांजकर काम खत्म कर देती हूँ। कुछ देर बाद, साहब जी, आज महीने की आखिरी तारीख है। आखिरी तारीख ही तो है, ऐसा तो नहीं कि आज ही जिंदगी खत्म हो रही है। हाँ? साहब जी, मुझे पगार दे दीजिए, शाम ढल गई है। अभी मेरी जेब जरा तंग है ना? 2-4 दिन इंतजार कर लो। अब मेरे सर पर तनी खड़ी मत रहो, चलो जाओ यहाँ से। सुदेश की उखड़ी बातें सुनकर भागीरथी घर की डगर निकल जाती है। उसका मन इसी चिंता में घुले जा रहा था कि आज उसके घर का चूल्हा कैसे जलेगा। दादी माँ, आप आ गई? मेरी जलेबी कहाँ है? दादी जलेबी नहीं लाई है चिंकी। ओहो दादी माँ, आज खेलिए मत खेलिए, मेरी जलेबी दीजिए। अपनी पोती के हठीलेपन को देखकर भागीरथी रोते हुए बोलती है, देख चिंकी, तेरी दादी के दोनों हाथ खाली है। मतलब आज फिर रूखी सूखी रोटी और प्याज से पेट भरना होगा? नहीं, नहीं खाना ये बेस्वाद खाना। जलेबी खाने की अभिलाषा को चूर चूर होता देखकर चिंकी सो जाती है। वहीं बूढ़ी भागीरथी बिलखते हुए कहती है, ये भी दस्तूर है, घर में 3-3 चक्की तो है, मगर इस ओछेपन के कारण एक दलने के लिए गेहूं का एक ठूठा दाना भी नहीं है। ऐसा बोलकर भागीरथी सो जाती है। समय ऐसे ही गुजरता है, मगर उसका जीवन अभी गरीबी के इर्द गिर्द ही नाच रहा था। एक दिन जब चिंकी मैदान में खेल रही होती है, तभी उसकी नजर अपनी सहेली के फ्रॉक पर घिर जाती है। अरे वाह पीहू, तुम्हारी फ्रॉक कितनी सुंदर है। सुंदर तो होगी ही, महंगी जो है। और ये तो कुछ भी नहीं है, पिताजी शहर से मेरे जन्मदिन के लिए घेरे वाला फ्रॉक लाएंगे। क्या मैं भी तुम्हारे जन्मदिन में शामिल हो सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं, तुम फटी पुरानी फ्रॉक पहन कर आओगी तो मेरे बर्थडे की बैंड बज जाएगी। मुझे अपनी खिल्ली नहीं उड़ानी। ऐसा नहीं होगा, मैं अच्छी फ्रॉक पहन कर ही आऊंगी, पक्का। चिंकी झटपट से घर आकर अपनी दादी से बोलती है, दादी माँ, मुझे पीहू के जन्मदिन की पार्टी में जाना है। बाजार से मेरे लिए एक सुंदर सी फ्रॉक खरीद दो ना दादी माँ। चिंकी, तेरी दादी के पास एक पाई नहीं है। इस हफ्ते के बीतने के बाद ही हिसाब मिलेगा। इसका मतलब मैं पीहू के जन्मदिन की पार्टी में नहीं जा पाऊंगी। मुझे खाना नहीं खाना, मैं सो रही हूँ। चिंकी गुस्से में सो जाती है। तभी अचानक आधी रात हाथ चक्की चलने लगती है और एक तेजोमय सुनहरी किरण तीनों चक्की के चारों ओर इठलाने लगती है और उनके नाक कान मुंह बन जाते हैं। तभी शोरगुल की आवाज से चिंकी जाग उठती है। अरे, ये तीनों चक्की के आँख नाक कान कैसे हैं? क्योंकि हम जादुई चक्की हैं, हमारे पास आओ चिंकी। चिंकी जल्दी से तीनों जादुई चक्की के पास चलकर आती है।
मुझसे मिलो, मैं हूँ चटोरी चक्की और ये मेरे साथी क्लोथी और गोल्डी। तुमसे मिलकर खुशी हुई। लगता है तुम भूखी हो नन्ही शहजादी, कुछ खाना चाहोगी? हाँ, मुझे बड़े दिन से रबड़ी जलेबी खाने का मन है। ये सुनकर जादुई चक्की के गोल घेरे से गर्मा गर्म रबड़ी जलेबी की भरी प्लेट चिंकी के हाथों में आ जाती है, जिसे देखकर चिंकी के चेहरे पर खुशी झिलमिलाने लगती है। ये लो चिंकी, खाए जाओ, चटोरी चक्की के गुण गाए जाओ। अरे वाह, ये रबड़ी जलेबी तो इमरती से भी मीठी और स्वादिष्ट थी। जादुई खाने की चक्की, मुझे 56 भोग का स्वाद चखना है। जादुई खाने की चक्की तुम्हारी खिदमत में हाजिर है। इतने के साथ ही चक्की से सुनहरी रोशनी से स्वादिष्ट खाने की थाली निकलती है, जिसे खाकर चिंकी बहुत खुश होती है। शुक्रिया खाने की जादुई चक्की, तुम्हारे कारण आज पहली बार मैंने अच्छा खाना खाया। मेरी फ्रॉक कितनी फटी पुरानी और फीकी हो गई है। काश मेरे पास अच्छी फ्रॉक होती। चिंकी की अभिलाषा सुनकर जादुई दो चक्की के बीच में स्थिर कपड़े देने वाली चक्की पर चिल्लाता हुआ सुनहरा चक्की कहता है, अबे ढक्कन, तेरी आवाज में क्या जंग लग गया है क्या? चल खोल अपने कपड़ों का कोटा। अरे ओ पठानकोट के पत्थर से बने चक्की, मुझ अकेली महिला चक्की पर चिल्लाते हुए तुझे शर्म नहीं आ रही? कहो शहजादी, तुम्हें कैसी फ्रॉक चाहिए? फ्लोरल फ्रॉक, गाउन फ्रॉक या फिर फेरी टेल वाली फ्रॉक? मैंने तो बचपन से अब तक सिर्फ सूती के सस्ते फ्रॉक ही पहने हैं। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें सभी फैशनेबल फ्रॉक देती हूँ, मेरी प्यारी चिंकी पिंकी। बस क्लॉथी, रुक जाओ, इतने फ्रॉक बहुत है। आज तो मेरे खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि अब मुझे फटे पुराने फ्रॉक नहीं पहनने होंगे। अब कल मैं पीहू के बर्थडे पार्टी में जा सकती हूँ, मगर मेरे पास उसे देने के लिए उपहार तो है ही नहीं। चिंता मत करो चिंकी, इस तीसरी चक्की से तुम्हें तोहफे भी मिलेगा। अरे ओ सोने की खान, चल दिखा अपनी जादूगरी। हा 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 हा, सुंदर शहजादी, कहो ना कितना चाहिए तुम्हें सोना? जितना तुम दे सकते हो। इतना कहकर जादुई फ्रॉक देने वाली चक्की जोर जोर से चलने लगती है, जिसके अंदर से सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फ्रॉक की बौछार लग जाती है। इतने के बाद जादुई तीसरी चक्की से खूब सारे सोने के गड़े गहने बाहर निकलने लगते हैं। साथ ही चक्की चमचमाते सोने के सिक्के भी निकालने लगती है, जिसकी खनक से भागीरथी झुंझलाकर जाग जाती है और जादुई 3 चक्कियों की जादूगरी देखकर उसका मुंह खुला रह जाता है। अरे मोरी मैया, ये जादुई तीनों हाथ चक्की खुद ब खुद कैसे चल रही है? ये कैसा तंत्र मंतर है? ये कोई तंत्र मंतर नहीं भागीरथी, हम तीनों तो हमेशा से जादुई चक्की थे, बस तुम्हें था रहे थे, मगर तुम्हारी कम में भी श्रद्धा देखकर हमें पत्थर की सीली से जादुई रूप में आना ही पड़ा। देखो तुम्हारे नए घर की नींव रखने के लिए कितना सोना दिया है, मगर घर बन जाने के बाद हम तीनों जादुई चक्की को थोड़ी जगह जरूर देना। इस पल बूढ़ी भागीरथी की आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसने दिल की गहराइयों से जादुई चक्की का शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया जादुई चक्कियों, आज तुम्हारे कारण मेरी पोती की अभिलाषा पूरी हुई। इसे देखकर ही मेरा जिया जी उठा है। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम तीनों तिलिस्मी चक्की हैं, तो अब आपको कमी घटी हो तो हमें जरूर पुकारना। इतने के बाद रात ढल जाती है और सुबह का सूरज बादलों के बाहर निकल आता है, जिसके साथ ही तीनों जादुई चक्की से फूट रही सुनहरी प्रकाश मध्यम होने के साथ चक्की स्थिर हो जाती है और उस शाम चिंकी जादुई चक्की से मिले एक सुंदर सा गुलाबी रंग का फ्रॉक पहनती है, जिसमें चिंकी सचमुच में शहजादी की तरह लग रही थी। फिर वो तीसरी जादुई चक्की से मिले तोहफे को हाथ में थामकर पीहू के बर्थडे पार्टी में आती है, जहां सभी की नजर उसके फ्रॉक की चमक पर ही टिकी हुई थी। अरे वाह चिंकी, तू तो एकदम आसमान की परी जैसी प्यारी लग रही है। तेरी फ्रॉक बहुत सुंदर है। शुक्रिया पीहू, ये रहा तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा। उस वक्त चिंकी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके फ्रॉक में लगे सितारे जुगनू के जैसे टिमटिमा रहे थे, जिसकी खुशी की झिलमिलाहट उस बच्ची की आंखों में इठला रही थी। आखिरकार एक गरीब परिवार से आई बच्ची को बड़ी महफिल में मान जो मिल रहा था। जादुई तीनों चक्की ने गरीब चिंकी और भागीरथी के ऊंचे बेरंग जीवन को खुशियों से भर दिया था। अब भी वो चक्की उन दादी पोती के प्रति वफादार बन गई थी। अरे मेरी बच्चियों, तुम जानती हो मैंने कितनी मुश्किलों से तुम्हारी शादी की है। तुम्हारा दहेज इकट्ठा करने के लिए मैंने सब कुछ बेच दिया।
अब मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम आगे जाकर अपना घर अच्छे से संभालोगी बच्चों। पिताजी, मैं जानती हूँ कि हम तीनों बहनों की सांवली रंगत की वजह से कोई हमें पसंद नहीं कर रहा था और हमारी शादी करने के लिए आपने खूब सारा दहेज दिया। पिताजी, लोगों को गोरे लोग ही क्यों पसंद आते हैं? हम जैसी सांवली रंगत वाले लोग भी तो अच्छे होते हैं। मेरी प्यारी बेटियों, तुम तीनों बहुत समझदार हो। चिंता मत करो, तुमने बहुत परेशानियों का सामना किया है, लेकिन मैंने तुम्हारा रिश्ता बहुत सोच समझ कर किया है बेटा। तुम तीनों बहुत खुश रहोगी। दुर्गेश अपनी तीनों बेटियों को विदा कर देता है, जिसके बाद नीलम, रूपा और सीता अपने ससुराल में अपना गृह प्रवेश करते हैं। ससुराल में पहुंचने के बाद सभी लोग उनसे बहुत अच्छे से बर्ताव करते हैं। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन वो तीनों बहनें एक्सपायरी शैम्पू से नहा लेती हैं। अरे ये क्या, मेरे सारे बाल कैसे झड़ गए? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। देखो, मेरे सर पर एक भी बाल नहीं है। जिस शैम्पू से हम तीनों नहाए हैं वो एक्सपायरी हो चुका है, इसलिए हमारे बाल झड़ गए हैं। वो तीनों फूट फूट कर रोने लगती हैं। जैसे ही उनकी ये हालत माधुरी देखती है तो वो कहती है, अरे ये क्या, तुम तीनों के बाल कहाँ चले गए? रूपा अपनी सास को एक्सपायरी शैम्पू के बारे में बताती है, जिसके बाद माधुरी अपनी बहू की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। देखते ही देखते अब ये तीनों घर से बाहर भी निकलना बंद कर देती हैं। कब तक ऐसा ही चलता रहेगा बहू? कभी ना कभी तो तुम्हें बाहर निकलना ही होगा। क्यों ना तुम तीनों खुद का पार्लर खोलो। आप बिल्कुल सही कहती हो माँ जी, हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। माधुरी अपने तीनों बेटों से पैसा लेकर नीलम, रूपा और सीता का पार्लर खुलवा लेती है, जिनके पार्लर में कोई नहीं आता। एक दिन उनके पार्लर के सामने से दो औरतें गुजर रही होती। अरे देखो देखो, ये वही पार्लर है जहाँ तीनों काली टकली चुड़ैल रहती हैं। अरे बहन, आहिस्ता बोलो, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? ऐसा कहकर शर्मिला सावित्री को वहां से ले जाती है। वहीं पार्लर के अंदर नीलम, सीता और रूपा तीनों बहनें ये सब सुन लेती हैं। आखिर सब लोग हमारा इतना मजाक क्यों उड़ाते हैं? इससे अच्छा होता कि हम तीनों बहनें मर जाती। जिसे जो कहना है कहने दो, तुम लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। तभी कॉल आती है। हेलो माँ जी, कहिए, कुछ कहना था क्या आपको? अरे बहुओं, जल्दी से अभी के अभी घर लौटाओ, अनर्थ हो गया। इतना कहकर माधुरी रोते हुए फोन को डिस्कनेक्ट कर देती है, जिसके बाद रूपा, नीलम और सीता तीनों घबरा जाती हैं और अपने घर के लिए निकल पड़ती हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक बुजुर्ग औरत मिलती है। बेटा, मेरी मदद कर दो, जरा मेरा ये सारा सामान मेरी झोपड़ी तक पहुंचा दो। वो तीनों बहनें बहुत दयालु होती हैं और चुपचाप सारा सामान बूढ़ी औरत की झोपड़ी तक पहुंचा देती हैं। तुम तीनों ने मेरी मदद की, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहती हूँ। बूढ़ी औरत 3 छोटे छोटे हीरे नीलम, सीता और रूपा को दे देती है। बेटियों, ये कोई मामूली हीरे नहीं है। सही समय आने पर तुम इन तीनों हीरो को निगल जाना। ऐसा कहकर बूढ़ी औरत अपनी कुटिया में चली जाती है, जिसके बाद वो तीनों अपने घर लौटती हैं। अरे बहू, अनर्थ हो गया, हमारी फैक्ट्री में आग लग गई, पूरी फैक्ट्री तहस नहस हो गई। ये सुनते ही उन तीनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद में तीनों रोने लगती हैं। तभी रूपा की नजर उसके हाथ की तरफ पड़ती है, जिसमें बूढ़ी औरत का दिया हुआ हीरा होता है। अरे ये तो वही हीरा है, अब मैं इसका क्या करूं? ऐसा सोचकर रूपा उस हीरे को निगल जाती है। देखते ही देखते उसके गंजे सिर पर हीरे के बाल उगाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रूपा का काला रंग गोरे रंग में बदल जाता है। इसका मतलब ये कोई मामूली नहीं बल्कि जादुई हीरे थे और उन बूढ़ी औरत को हमारे आने वाले कल के बारे में सब पता था। सही कहा तुमने, चलो हम भी इन हीरो को निगल जाते हैं। नीलम और सीता भी अपने अपने हीरों को निगल जाती है, जिसके बाद उनके भी गंजे सिर पर अचानक से हीरो के बाल उगाते हैं और जैसे ही वो तीनों अपने बालों को हाथ लगाती, उनके बालों में से हीरे निकलकर जमीन पर गिरने लगते। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों काली से गोरी हो जाती हैं। अरे बहू, ये सब क्या है? ये तो एक चमत्कार से कम नहीं। तुम्हारे सर के मामूली बाल अचानक से हीरो में कैसे बदल गए? नीलम, रूपा और सीता अपनी सास को पूरी घटना के बारे में बताती हैं, जिसे सुनकर माधुरी बहुत खुश होती है। ये सब तुम्हारी अच्छाइयों के कारण हुआ है। कम से कम अब हमारा ये घर नीलाम होने से तो बच ही जाएगा। माधुरी और उसकी तीनों बहू मिलकर हीरे इकट्ठे कर लेती हैं, जिसके बाद वो सारे हीरे विवेक, राघव और राहुल को दे देती है।
आप लोग इन हीरो से जितना भी नुकसान हुआ है उन सभी की भरपाई कर देना। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता कि मेरी पत्नी के हीरे के बाल हैं। राघव के इतना कहते ही तीनों बहनें बालों पर हाथ लगाती हैं, जिसके बाद उनके बालों से हीरे झड़कर नीचे गिर जाते हैं। अरे वाह, ये हमारी पत्नी नहीं साक्षात देवी का रूप बनकर इस घर में आई है। इन तीनों ने तो हमें बहुत बड़े संकट से बचा लिया। राहुल, राघव और विवेक तीनों मिलकर हीरो को बेच देते हैं, जिसकी कीमत उन्हें बहुत सारी मिल जाती है और वो अपनी कंपनी को डूबने से भी बचा लेते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अपनी कंपनी को फिर से खड़ा करने की पूरी कोशिश करते हैं। देखते ही देखते कुछ ही समय में उनकी कंपनी फिर से शुरू हो जाती है। पहले हमारे पार्लर में कोई नहीं आता था। जब से गांव वालों को पता चला कि हमारे हीरो के बाल हैं, तब से गांव की हर औरत हमारे पार्लर में आना चाहती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। मैं सोच रही थी क्यों ना हम अपने पार्लर की रेनोवेशन करवा लें। सही कहा, जितना सुंदर पार्लर उतनी ही ज्यादा आमदनी। ऐसा कहकर वो तीनों बहनें अपने बालों में हाथ लगाती हैं, जिसके बाद उनके बालों से हीरे झड़कर निकल आते हैं और वो अपने हीरो की मदद से अपने पार्लर को और बड़ा और सुंदर बनवा लेती हैं। जिसके बाद गांव की सभी औरतें उनके पास आना शुरू हो जाती हैं। सभी परेशानियां ठीक तो हो गई, लेकिन हमारे पिताजी का क्या? हमारी सांवली रंगत की वजह से पिताजी ने अपने खेत भी बेच दिए थे और अपना घर भी। और उन पैसों से उन्होंने हम तीनों बहनों के लिए खूब सारा दहेज इकट्ठा किया, जिसके चलते हमारी शादी हुई। अब हमें पिताजी की मदद करनी चाहिए। नीलम के ऐसा कहने के बाद तीनों बहनें अपने बालों में हाथ लगाती हैं, जिसके बाद उनके बालों से हीरे निकलकर झड़ जाते हैं। वो तीनों मिलकर सारे हीरे इकट्ठा करती हैं और उन हीरो की मदद से अपने पिता के खेत और उनका घर खरीद लेती हैं। पिताजी, अब आपको इस झोपड़ी में रहने की कोई जरूरत नहीं। चलिए, आपका घर आपका इंतजार कर रहा है। तीनों बहनें मिलकर अपने पिता को उनके घर ले आती हैं। मुझे पता था एक दिन मेरी बिटिया मेरा नाम रोशन जरूर करेंगी। तुम तीनों पर मुझे गर्व है। हमेशा खुश रहना मेरी बेटियों। उस दिन के बाद से उन तीनों बहनों की परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं और वो तीनों बहनें एक साथ खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती हैं।